नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। उज्जैन में बीजेपी के विधायकों का 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुआ है। प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे और आखिरी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने बीजेपी विधायकों को कार्यकर्ताओं के साथ परिवार भाव से काम करने की नसीहत दी। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी विधायकों को उनके कर्तव्य और दायित्व के बारे में बताते हुए कार्यालय में सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि विधायक कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के सम्मान का ध्यान रखें और अपने आसपास से बिचौलियों को दूर रखें। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी संगठन को देश में नंबर 1 बनाना उनकी प्राथमिकता है। वी डी शर्मा ने विधायकों के स्टाफ के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया है। मध्य प्रदेश को देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से रोल मॉडल मध्य प्रदेश 1 नंबर बनाने के लिए संकल्प लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ग के अंदर भी हमने इस दिशा में कई प्रकार की चर्चाओं के साथ कि मध्य प्रदेश देश का 1 नंबर राज्य, एक रोल मॉडल राज्य बनेगा, ये संकल्प हमारे सभी सम्मानीय विधायक और हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के लिया है। आज माननीय शिव प्रकाश जी का बहुत ही प्रेरणादायी मार्गदर्शन हम सबको मिला है, बहुत ही प्रेरणादायी है और पूरा वर्ग 2 दिवसीय प्रेरणा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ है। और हम लोग इस नई दिशा लेकर सभी माननीय विधायक यहाँ से जाएंगे और प्रदेश के विकास और कल्याण में मिलकर हम सब काम करेंगे। निश्चित रूप से ये 2 दिन हम सबके जीवन में जहां एक और समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, तो उसके साथ साथ हम आगे आने वाले समय में क्या कुछ कर सकें जिससे ये देश परम वैभव तक पहुंचे, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने 2 दिन तक विचार विमर्श किया। और केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जबलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पदयात्रा निकाली है। कांग्रेस ने इस दौरान कृषि कानूनों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल भी शामिल हुए। उन्होंने नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों पर भी खुलकर बातचीत की। सीपी मित्तल ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने से पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी और इस बार महापौर पद के प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर जिला चयन समितियां तय करेंगी। उन्होंने कहा कि इंदौर की तरह बाकी नगर निगमों में मेयर और पार्षद प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर रायशुमारी के बाद चुने जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पर ही लड़ेगी। प्रक्रिया चल रही है। जैसे चुनाव की घोषणा होगी, इस बारी चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा कोई नहीं हुई है। कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि लोकल स्तर पर प्रत्याशी तय होंगे सब जगह, और कांग्रेस उनको सिर्फ संभाल देगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो लोकल स्तर पर काम चल रहा है। हमारी लोकल कमेटी ग्रामीण में जिला अध्यक्ष ग्रामीण ने और शहर की शहर अध्यक्ष ने बनाई है। ऑफिशियल जब कांग्रेस से होगा तो वही प्रत्याशी होगा जो लोकल कमेटी कह रही है। नगरीय निकाय में राजनीतिक फायदा लेने के लिए शिवराज सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ शिवराज सरकार दोबारा एक बड़ी मुहिम शुरू करने वाली है। सहकारिता विभाग ने विवादित 45 हाउसिंग सोसाइटियों की सूची तैयार कर ली है, जिनमें लंबे समय से पैसा जमा कराने के बावजूद सदस्यों को प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे 2500 से ज्यादा पीड़ितों को अगले महीने से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। भोपाल और इंदौर में अकेले 900 से ज्यादा प्लॉट बटेंगे। सहकारिता विभाग ने पिछले साल 4000 से ज्यादा शिकायतों पर जांच शुरू करवाई। हाउसिंग सोसाइटी में सबसे ज्यादा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में गड़बड़ी पाई गई थी। प्लॉट सबका काम हो गया है। मुझे लगता है कि अभी हम उज्जैन, इंदौर, जबलपुर जहाँ बचे हैं, बहुत कम बचे हैं, लगभग काम हो गया, 5% ही होगा मुझे लगता है। उस सबको भी, चाहे इंदौर हो, इंदौर में थोड़ा बड़ा है, सबको कलेक्टर वगैरह डेली कार्रवाई कर रहे हैं। उन सबको वैध कॉलोनी हमारी वैध होती भी है, उन सभी को प्लॉट दे देंगे। एक और माननीय सीएम साहब को बुला के हम लोग जाके भी उसका वितरण। कमलनाथ जी के कार्यकाल में इस बात को देखा गया था। हमने तो उन गरीब लोगों को सोसाइटियों से प्लाट दिलाने की योजना बनाई थी और दिलाए भी थे, जिनका की नंबर लगा हुआ था। सोसाइटी लोगों ने बेईमानी की थी और भारतीय जनता पार्टी के वही नेता जो आज कई सोसाइटियों के अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्होंने कई गरीबों के प्लाट हड़पे हैं, उस पर कार्रवाई करनी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उसको कार्रवाई करेगी हमें खुशी होगी, लेकिन संदेह है भारतीय जनता पार्टी करनी करती बहुत अंतर होता है।
ग्वालियर चंबल अंचल में इन दिनों खनन माफिया सरकारी सिस्टम पर हावी हैं। हर रोज पुलिस और वन विभाग के अमले पर हमले की खबरें आ रही हैं और ये हाल तब है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और प्रशासन को माफिया के खिलाफ फ्री हैंड दे दिया है। बावजूद इसके ये घटनाएं रुकने की जगह बढ़ रही हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में 15 सालों से नदियों से रेत निकालने पर रोक है, फिर भी नदियों के घाटों पर दिन रात अवैध उत्खनन जारी है। जाहिर है रेत माफिया और अधिकारियों की मिली भगत से खनन का खेल चल रहा है। आलम यह है कि चंबल से हर माह 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेत का अवैध कारोबार हो रहा है। मुरैना के ही करीब 14,000 परिवार सीधे इस अवैध कारोबार से जुड़े हैं। कांग्रेस का आरोप है कि माफिया इसलिए बेकाबू हो गए हैं क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण है। माफिया बिल्कुल निरंकुश हो गए और निरंकुश होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं उनको सत्ता से शय है, सत्ता से संरक्षण है और यही कारण है कि वो पुलिस वाले को गोली मारने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे हैं। जब तक सत्ता का उन पर शय रहेगी, संरक्षण रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि ये खत्म होने जा रहा है या नियंत्रण में होने जा रहा है। चंबल और अन्य नदियों से निकली रेत पुलिस की हर जांच चौकी और बैरियर से गुजरकर बाजार तक पहुंच रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम कार्रवाई की कोशिश करती है तो माफिया उन पर हमला कर देते हैं। हाल ही में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो 5 फरवरी को ग्वालियर में रेत माफिया ने पुलिस पर गोलियां चलाई, कुचलने की कोशिश की, जिसमें टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 7 फरवरी को घाटी गांव में माफिया ने पुलिस की टीम पर हमला किया। 11 फरवरी तिगरा में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। 12 फरवरी लोहारी रेत खदान पर पुलिस पर हमला हुआ। 7 जनवरी को दतिया में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। 2 फरवरी की रात दतिया में एक जवान को गोली मारी गई। मुरैना के सबलगढ़ की टीआई नरेंद्र शर्मा पर हमला हुआ। 30 जनवरी को श्योपुर में माफिया वन रक्षकों से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खनन माफिया इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत जबरदस्त कार्रवाई हो रही है और इसी कारण बीच में 1-2 छुटपुट घटनाएं हुई थी। रेत के लेके अभी पुरानी छावनी में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई थी और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये जो अवैध कारोबार है इस पे हम नियंत्रण पा लेंगे। ग्वालियर चंबल में रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर कोशिश भी हुई। कभी अदालतों ने तो कभी सरकार ने सख्त रुख अपनाया, लेकिन बेखौफ माफियाओं का आतंक खत्म नहीं हुआ। अंचल में आज भी रेत के अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है, जिसके खिलाफ मजबूत इच्छा शक्ति से सख्त अभियान चलाए जाने की जरूरत है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ड्रग्स का हब बन चुके इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस अवैध कारोबार में कई बड़े नशे के सौदागर अब तक गिरफ्त से बाहर भी हैं तो कुछ गिरफ्त में भी हैं। लेकिन गली मोहल्लों में गांजे की पुड़िया बेचने वाले तस्करों पर लगाम नहीं लग पाई है। अभी भी इंदौर की तंग गलियों में ग्राहक गांजा खरीदने के लिए पहुंचते हैं। हाल ही के दिनों में ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जो नशे के काले कारोबार के जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। अंधेरी रात और धड़ल्ले से बिकता नशे का सामान। छोड़ दूंगा, तुम दुआ का तो करो। हम तो दुआ ही करते हैं कि तुम्हारे जैसे हमारे खाने बच्चे नहीं आए। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो भी आर्थिक राजधानी इंदौर का बताया जा रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला युवकों को गांजे की पुड़िया थमा रही है। इस तरह के और भी कई छोटे छोटे ड्रग्स पेडलर हैं जिनकी पैठ गली मोहल्ले के युवाओं के बीच है। इनके जरिए ही ड्रग्स की खपत ग्राहकों तक होती है। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में गली मोहल्ले से सामने आ रही ये वीडियो अगर सही है तो वाकई ये बेहद चिंताजनक है। जैसा आपको मालूम होगा, पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा लगातार अपराधों के खिलाफ कार्रवाई जो की जा रही है, इसमें ड्रग्स से संबंधित जो अपराधी हैं इन पर निगाह रखी जा रही थी और पूर्व में जो गिरफ्तार शुदा आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। ड्रग्स माफिया के खिलाफ जारी मिशन तब तक सफल नहीं होगा जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। यही वजह है कि अब प्रशासन इंदौर के साथ ही छोटे बड़े प्रत्येक शहर में जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू करने की तैयारी में है। अलग अलग कई राज्यों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी क्योंकि पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में उसके जड़ पर प्रहार किया है।
इसी तरह ऑर्गेनाइज क्राइम के हर चाहे मानव दुर्व्यवहार से लेकर के चाहे बहुत बड़े हथियारों से जुड़ी खेप हो, हर तरह के मामले में पुलिस ने काफ़ी सक्रियता दिखाई है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो ये कार्रवाइयाँ हैं, मुख्य तौर पे जो जिस तरह के अपराधों के विरुद्ध जो मुहिम चल रहा है, लगातार इसी तरह से प्रखरता से चलता रहेगा। ड्रग्स के खिलाफ जारी मुहिम का ही परिणाम है कि पब और रेस्टोरेंट में नशे के कारोबार पर थोड़ी लगाम लगी है, मगर गरीब मोहल्ले में पुलिस की कार्रवाई का असर नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। उधर ग्वालियर, चंबल और सिंध नदी की अवैध रेत का भंडारण कर बेचने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोग फरार बताए जा रहे हैं। अवैध रेत भंडारण को लेकर पुलिस को शिकायत मिली थी कि शताब्दीपुरम और DD नगर में रेत का अवैध भंडारण करके शहर में बेचा जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। 5 अलग अलग जगह भारी मात्रा में डंप की गई अवैध रेत मिली। मौके पर मौजूद लोगों से रेत के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, मगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 संचालक, 6 कर्मचारियों सहित 8 लोगों को पकड़कर थाने पहुंचा दिया। साथ ही 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर वाहन जब्त किए गए हैं। पकड़ी गई इस रेत की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। 5 जगह से डंप काफी बड़ी मात्रा में जब्त किया गया। 4 ट्रैक्टर, 2 लोडर वाहन भी जब्त किए गए और ये काफी ज्यादा मात्रा में रेत जो थी, जो चंबल की रेत वहां पाई गई, इस पे FIR की गई है चोरी की 414 भारतीय दंड विधान के तहत और खनिज अधिनियम के तहत। और एक नजर बिग न्यूज पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धारा 370 रोड़ा था, इसलिए हटाया गया। उन्होंने कांग्रेस से 70 साल का हिसाब भी मांगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब किसी मंत्री का भाषण समाप्त होता है तो मुद्दे उससे संबंधित होने चाहिए। अधीर रंजन मेरे भाषण में किसी बिंदु पर बोलना चाहे तो बोले। मंत्री के भाषण के बाद मुर्गी अंडा मुर्गी नहीं आता है। अधीर पर शाह के इस पलटवार से लोकसभा में जमकर ठहाके लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि चेन्नई के दौरे के दौरान पीएम मोदी सेना को अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक भी सौंपेंगे। इसके अलावा कोच्चि में वो विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 15 फरवरी से प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में राजीव नगर आवास का गठन किया जाएगा। नई आबकारी नीति को भी हरी झंडी मिली है। उत्तर प्रदेश में आज 2 बड़े हादसे हो गए। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में कार टक्कर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर से 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस की टीम ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। दरअसल आज सुबह यूपी में कोहरा ज्यादा था, विजिबिलिटी कम होने से यह हादसा हुआ। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी, जी हां, लगातार सुर्खियों में बने हुए विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर नारायण त्रिपाठी ने अलग प्रदेश की मांग को लेकर कहा कि उनकी लाइन पार्टी की लाइन से अलग नहीं है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे राज्यों की उनकी परिकल्पना थी और इसी आधार पर विंध्य प्रदेश की मांग की जा रही है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि विंध्य प्रदेश के साथ उपेक्षा हुई है, जिसकी वजह से विंध्य के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2023 और 2024 तक विंध्य अपना हक लेकर रहेगा। नारायण त्रिपाठी ने यहां तक कह दिया कि उन्हें विंध्य प्रदेश के लिए कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो देने के लिए तैयार हैं। अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अलग जगाने वाले बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी हमारे साथ में और बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सर, शुरुआत सबसे पहले प्रशिक्षण वर्ग से करूंगा कि बार बार ये प्रशिक्षण होते हैं और किस तरीके की ट्रेनिंग, क्योंकि जो बात कही जाती है विधायकों को लेकर कि संगठन की लाइन को आगे बढ़ाना है, सरकार की लाइन को आगे बढ़ाना है, और आपकी लाइन जो है कैसे देख रहे हैं? प्रशिक्षण तो हमेशा चलते रहना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का मैयर से एक विधायक के रूप में हूँ, एक सामान्य सदस्य हूँ
मैं फिर कहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर और विंध्य क्षेत्र के एक एक जनमानस की मांग पर जो हमें ज़रूरत है वर्तमान में, उस मांग को मैं मांग कर रहा हूँ। ये पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ, कोई नए निर्माण की बात नहीं कर रहा। और हिंदुस्तान में 3-3 स्टेट बने हैं और भविष्य में भी स्टेट बनना है। तो यदि बने हैं और बनना है तो पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मंशा थी कि छोटे राज्य बने जिससे उनका विकास हो सके। तो उसी दिशा में हम पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे मुंह से निकली हुई ये विंध्य के लोगों की आवाज़ है। फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2023 और 2024 विंध्य क्षेत्र अपना ये हक ले लेगा। विंध्य क्षेत्र हक ले लेगा। सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो जगह जिस तरीके से जन आंदोलन आपका चल रहा है, जगह जगह से समर्थन मिल रहा है, ये लगता नहीं कि 2023 और 24 की जो आप बात कर रहे हैं कि हक ले लेगा विंध्य क्षेत्र अपना, यही एक सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर जगह ये माना जा रहा है कि जब विंध्य प्रदेश की मांग है, भावनात्मक जो अटैचमेंट है लोगों का, उसका एक बड़ा अगर कोई समर्थन नहीं करेगा तो खामियाजा उठाना पड़ेगा, समर्थन करेगा तो फायदा भी मिलेगा। ये पार्टी का विरोध नहीं है, ये पार्टी के विरोध की भाषा नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का भी विकास होता रहे। इसके अलावा मेरी कोई न मंत्री पद की दौड़ में हूँ। मैं कई बार मीडिया में बोल चुका, जब मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं प्रेशर क्यों बनाना चाहूँगा। मैं किसी भी तरह प्रेशर नहीं बना रहा विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए। मैं फिर कहता हूँ, मुझे अपनी जो भी कुर्बानी देना, मैं जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। यदि ये है तो मैं तो विंध्य में जन्म लिया हूँ, तो विंध्य के लिए जो करना पड़ेगा। मैं राजनीति से अलग हटके मैं सब हर बार बोलता हूँ, राजनीति भूल जाएं, जाति धर्म भूल जाएं। मेरा निवेदन है विंध्य का पुनर्निर्माण हो जाए, यही हमारा एक सपना है। बिल्कुल, नारायण त्रिपाठी हैं, बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में नेताओं से चर्चा अंदर हुई है। हालांकि बात करें तो विंध्य प्रदेश को लेकर उनकी साफ तौर पर यह कहना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, विंध्य क्षेत्र की आवाज़ है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, 2023 और 24 के जो चुनाव हैं उसमें विंध्य प्रदेश का एक मुद्दा जो है अहम मुद्दा रहने वाला है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर डंडोतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जब आपने उनसे पूछा कि पार्टी में अभी फिलहाल जो है वो प्रशिक्षण की बात कही जा रही है, आप पार्टी की लाइन अलग है, आपकी लाइन अलग है, लेकिन उनका एक कोटेशन जो आपने सुना हो, या कोटेशन कहूँ या फिर उनका एक बयान, या फिर साफ शब्दों में पार्टी को भी एक चीज़ समझाना कि साहब मैं आपके टिकट पर चुनाव ज़रूर जीता हूँ, लेकिन मैं विंध्य प्रदेश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब ये कि आगे अगर उन्हें अपनी विधायकी तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पार्टी अगर जिस तरह से उन पर एक्शन रिएक्शन लेती है तो वो उसके लिए भी तैयार है। बात विधायकी तक आ जाए तो वो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि आने वाले चुनाव तक वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। वो समझाएंगे पार्टी को कि मैं अपने प्रदेश के लिए अपने स्तर पर क्या चाहता हूँ। देखिए विजय, बिल्कुल, और इस मुद्दे पर अगर बीजेपी नारायण त्रिपाठी को निकालती है तो नारायण त्रिपाठी के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इस मुद्दे के बहाने वो ये बता सकते हैं कि विधायकी की कुर्बानी उन्होंने विंध्य प्रदेश के लिए दी है, और जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं उसका एक सहानुभूति का एक बड़ा फायदा नारायण त्रिपाठी को मिल सकता है। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, और इस बार सरकार बनाने में जो सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर आए थे 2018 के अंदर, वो विंध्य से चुनकर आए थे बीजेपी के। और यही वजह थी कि विंध्य की उपेक्षा की जो बात कही जा रही थी कि मंत्रिमंडल में शायद उतनी तवज्जो नहीं मिली थी, और उसके बाद में विंध्य के तमाम बीजेपी के नेताओं की नाराजगी हमने देखी थी। पर नारायण त्रिपाठी ने अलग राह पकड़ी है। विंध्य प्रदेश की मांग के साथ में जो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कही जा रही है, यह आने वाले 2023 और चुनाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ना और उसके बाद में आने वाले समय में चुनावी जो मुद्दा बनाना, ये शायद नारायण त्रिपाठी अच्छी तरीके से समझ गए। लिहाजा आंदोलन की अलग उन्होंने अभी से जगह रखी, और पूरे विंध्य में अलग अलग जगह पर दौरे करने के साथ में जो समर्थन उनको मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। 2023 में जब भी यह बात निकल कर आएगी कि विंध्य के समर्थन में कौन नेता है, कौन सी पार्टी है, और जो भी इसका समर्थन करेगा, तो उसका फायदा 5 से 10 हज़ार वोटों का तो कम से कम जरूर मिलने वाला है। और कम से कम जो समर्थन की बात हम लोग कह रहे हैं, ये नारायण त्रिपाठी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2023 में जो चुनावी सियासत है वो एक बदले स्वरूप में विंध्य के अंदर देखने को मिलेगी। लिहाजा उनके आंदोलन की लाइन को वो पार्टी की लाइन से भले ही अलग ना बताएं, अटल बिहारी वाजपेयी के जो नाम को लेकर, उनकी परिकल्पना को लेकर वो भले ही अपने आंदोलन के जमीन को तैयार करें, पर 2023 की और 24 की जो सियासी जमीन है विंध्य प्रदेश को मांग, ये कम से कम जो विंध्य और बघेलखंड की जो भूमि है उसके लिए एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और आने वाले समय में ये मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा बनेगा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। विजय जी, नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। उज्जैन जिले के
पिपली नाका के पास रहने वाले शहीद वन रक्षक मदनलाल वर्मा के बेटे जितेंद्र वर्मा को राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति दी है। वन मंत्री विजय शाह ने उनके घर जाकर नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि वन रक्षक ने बदमाशों का सामना करते हुए हरियाली और पर्यावरण की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। हम यहाँ आंसू बहाने नहीं आए, अपना फर्ज पूरा करने आए। शाह ने कहा कि वन रक्षक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिसने लड़ते हुए अपने जीवन को अपराधियों के सामने समझौता न करके निछावर कर दिया, उस शहीद हमारे वन रक्षक को हम सैल्यूट करने आए। मंडला में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में एक महिला और एक पुरुष यहां ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में बस्तर निवासी टुल्ला उइके और सुकमा की प्रमिला को मार गिराया गया है। मंडला के मोती नाला और मवई थाना क्षेत्र के लालपुर के जंगलों में मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। मंडला और उसके एएसपी गजेंद्र कंवर ने घटना की पुष्टि की है। और मध्य प्रदेश में किसी भी नक्सल गतिविधि को बढ़ने नहीं देंगे। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हमारे टास्क फोर्स वहाँ पर लगी हुई है और मैंने बधाई एसपी से व्यक्तिगत फोन करके मंडला एसपी को दी है, बालाघाट पुलिस को भी बधाई है और मंडला की पुलिस। जो पुलिस कर्मियों ने सर ये सफलता पाई है, एनकाउंटर किया, क्या उनको इनाम सरकार की ओर से कुछ रूप से पहले भी दिया गया था, इस बार भी देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।